देखो पहला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हाँ, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हो गया था ना। कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, हाँ। देखो आज कूलम्ब्स लॉ से शुरू कर देते हैं। जिसका कंडक्शन इंडक्शन छूट गया है ना, हम उसको अलग से बता देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, सब कुछ से बता देंगे, ठीक है। टॉपिक लिखो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, साइंटिस्ट का नाम था, उसी से ये बना है। क्या है टॉपिक का नाम? कूलम्ब्स लॉ। बढ़िया से रिस्पॉन्स करेगा तुम, ठीक है। देखो लॉ क्या होता है? कानून। लॉ लॉ होता है, नहीं, लॉ क्या होता है? लॉ होता है। देखो लॉ कैसे बनता है, मतलब कोई भी चीज पे जब हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत सारा सच्चाई जो है सामने प्रकट होता है, ठीक है। और जब वो सामने प्रकट होगा तो वो फिर गलत किसी एंगल से गलत नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होता है तब जाके वो फैक्ट बात सामने में आता है, उसी को लॉ कहा जाता है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ। बड़े से रिस्पॉन्स करो, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? हाँ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में देखो कूलम्ब साहब देखो क्या क्या ऑब्जर्व किए थे, पहले वो नोट देखते हैं क्या क्या फैक्ट बात आया था, उसके बाद कौन फोर्स किस पे डिपेंड करता है। देखो दो चार्ज पार्टिकल है, प्लस Q1 और प्लस Q2, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल जब लिया गया, प्लस Q1 और प्लस Q2 दोनों सेम की अपोजिट, सेम। जब सेम चार्ज का वैल्यू लिया गया कुछ दूरी पे, मान लो r दूरी ले लेते हैं, कुछ भी दूरी ले लेते हैं, तो ये ऐसे रिलीज करने से, दो पार्टिकल ऐसे रखेंगे, ऐसे अगर रिलीज करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगा, क्या लगा? और फोर्स लगने के बाद इस पे जो फोर्स लगा वो इधर, और इस पे जो फोर्स लगा वो इधर, उस पे राइट लगा, इस पे लेफ्ट लगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, और इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। F12 का मतलब क्या? 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके वजह से? F21 का मतलब क्या? 2 के ऊपर लगने वाला 1 के चलते। दोनों पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट, ये फैक्ट देखा गया, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो एक प्लस Q1 लेंगे और माइनस Q2 लेंगे, तो फोर्स इस पे इधर लगा और इस पे इधर लगा, ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स बोल क्या लिखेगा? F12, और इस पे लगने वाला फोर्स बोल क्या लिखेगा? F21। अगेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट निकला, इस पे लगा इधर तो इस पे लगा इधर, इस पे लगा इधर तो इसके लगा इधर, दोनों डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर? अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट लगा, ठीक है। इसका मतलब F12 इज एंटी पैरेलल टू F21, ये ऑब्जर्वेशन देखा गया। इसका मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। इस पे लगा इधर तो इस पे लगा इधर, इस पे लगा इधर तो इस पे लगा इधर। न्यूटन लॉ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन क्या होता है? हाँ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। में होता क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा देखा गया। दूसरा और क्या देखा गया कि अगर मास मान लो m ले लेते हैं और इसका भी मास m ले लेते हैं, ठीक है, मास दोनों का सेम लेके देखते हैं। जब दोनों का मास सेम लिया गया तो देखा गया कि साला एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लग रहा है। मतलब कि जितना ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है उधर, उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन इस पे भी लगा। इसका मतलब ये क्या चीज बता रहा है कि दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? सेम है, ठीक। ये भी ऑब्जर्वेशन देखा गया कि अगर मास सेम ले लो तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा। उसके बाद ये भी देखा गया कि अगर इसको फिक्स कर देंगे तो भी इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर अगर इसको फिक्स कर देंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। तो ये फोर्स
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर इधर है तो ये तो तभी पॉसिबल है ना, जब फोर्स लगेगा तभी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उधर भागा, तभी तो ये ऑब्जर्व हुआ कि फोर्स जरूर लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स ही है तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या स्पीड का मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको फिक्स रखा गया तो भी देखा गया कि मूव कर रहा है, इसको फिक्स रखा गया तो भी देखा गया। ठीक है, ये सारा चीज ऑब्जर्वेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट। ठीक है, तो इससे सारा कंक्लूजन निकल रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब ये बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? इसके अलावा देखो और क्या क्या देखा गया। देखो, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट किया गया तो जितना ज्यादा ये दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, Q1 Q2 का वैल्यू होगा, उतना ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व किया गया। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है 1 to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या F21 या F12, ये भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और डिस्टेंस के हिसाब से कैसे डिपेंड कर रहा है, हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से F12 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, या F21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। ये सब सारा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये फोर्स लगने के लिए दोनों टच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं कि दोनों को टच कराओ तब जाके फोर्स लगेगा, ये दूर दूर से ही फोर्स लगता है। नहीं, जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज करो तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। कहाँ गिरता है, एप्पल गिरता है कि अर्थ गिरता है, एप्पल गिरता है। एप्पल क्यों गिरता है, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है कि अलग अलग? डल रिस्पॉन्स, फोर्स सेम की अलग अलग, सेम की अलग अलग, हाँ, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सेम, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग अलग। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, अर्थ का। देखो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, एप्पल का। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। नहीं, ठीक है, तो ये फोर्स एप्पल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के लिए टच होना जरूरी था क्या, बिना टचिंग वाला फोर्स लगा? नहीं, कैसा लगा, बिना टचिंग। ऐसा थोड़ी है कि धरती माँ से एक तुरंत रस्सी टाइप का कुछ निकला, पकड़ा, झपट्टा मारा, और ठीक है, ऐसा हुआ क्या? इस टाइप तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। मतलब ये दूरे दूर से फोर्स लगा। ठीक है, इसका मतलब एक अर्थ क्या, एक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बिल्कुल वैसा ही चीज यहां पर देखा जा रहा है कि एक ऐसा चीज ये जनरेट कर रहा है, ये पार्टिकल जो है एक ऐसा चीज जनरेट कर रहा है, और उस जनरेट ऑफ फील्ड, मतलब जो फील्ड कहेंगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे जाके क्या बोलेंगे, तो ये ऐसा चीज जनरेट कर रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसी फील्ड के वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो फाइनली अगर हम इसको ये लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे कि F12 का मैग्नीट्यूड और F2 बिल्कुल दम सेम है। ठीक है, तो ये देखा गया, देखो फाइनली क्या कि F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर दोनों का सेम देखा जाए तो अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देख F12 इक्वल टू F21, ठीक है, इक्वल टू Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। अब हम इक्वल कर रहे हैं, डायरेक्टली हटा कर वी हैव टू पुट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, के, बोल के का वैल्यू क्या होगा, हाँ वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका वैल्यू होता है, हाँ इसका वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट बोलो फटाक से, सबको बोलेगा यूनिट यूनिट। देखो के का यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, हाँ इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। इसका यूनिट बताओ, बोलो 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 यूनिट, हाँ इसी का ठीक उल्टा होगा, इसका ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये एप्सिलॉन, इसको क्या बोला जाता है, हाँ एप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल का नाम बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12, इसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं,
हाँ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अब इसका यूनिट हो गया। देखो एचसी वर्मा में पहला ही क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ये तो सिंबल हो गया, चार्ज फंडामेंटल है या डिराइव्ड यूनिट है, सोच लो, फंडामेंटल की डिराइव, सोच लो, फंडामेंटल की डिराइव, हाँ डिराइव है, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्या होता है, करंट, क्या होता है, हाँ करंट। आई बराबर क्या लिखते हैं, Q बाई टी, Q क्या होता है चार्ज, T क्या होता है टाइम, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। अब इसका डायमेंशन बोल, I का क्या लिखेगा, I का क्या होगा, हाँ वेरी गुड, A होगा, और T का, तो ये कितना आ गया, क्या हो गया, AT, A एम्पियर, T टाइम। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर वैल्यू है, अगर ये देखा जाए तो बोल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है दोनों पे तो सेम ही लग रहा है, वो कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, क्या फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, अरे बोलो फोर्स का डायमेंशन, हाँ ml t का पावर -2। क्या चार्ज का पता है, क्या डिस्टेंस का पता है, बोल एप्सिलॉन नॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एससीबी का पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, और ये जेई मेंस में भी 2 साल पहले पूछा था, विश्वास नहीं हो रहा है, ये भाई साहब जेई मेंस का क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 4 ऑप्शन दिया होता है, 1 ऑप्शन मारना था, बहुत आसान। कूलम फोर्स ये ऑब्जर्व किया गया कि कैसे फॉलो करता है, ये एक्सपेरिमेंटली ये क्या देखा गया कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स बोले तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q2 प्लस Q1, बोल डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे अचीव करेंगे, हाँ पहले ये दोनों को कनेक्ट करो, ये दोनों को क्या करो कनेक्ट। अब ये रिपल्सन है तो रिपल्सन का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पे ऐसा होगा। ठीक, ये क्या चीज का हम डायरेक्शन दिखाएं, F12 का, और ये किसका F21, कोई दिक्कत। अट्रैक्शन अगर करना होगा तो क्या, देख मान लो ये प्लस Q2 और ये क्या, ठीक, अट्रैक्शन दिखाना होगा तो ऐसे, ये क्या लिखेंगे बोल F21, ये क्या लिखेगा F12, दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है कि अलग अलग, अरे बोलो सेम कि अलग अलग, मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताओ, K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय, दोनों पे देखो, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो इसी के ठीक ऑपोजिट में इधर, एक इधर तो एक इसी के ठीक ऑपोजिट में, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। अब देखो ये फैक्ट बात क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो हम लोग सामने खुल करके आ रहा है कि अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क याद करो क्या कब लगाता था, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता था, अरे बोलो जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो। तो देखो हम लोग ऐसे डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते थे याद करो, एक्सटर्नल टॉर्क बराबर क्या लिखते थे dl बाई dt, यही था ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए, तो एक्सटर्नल टॉर्क बराबर dl बाई dt इफ टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो बोल क्या लिखेगा dl बाई dt। अब किसका डिफरेंशिएशन 0, बोलो बोलो किसका डिफरेंस, हाँ इसका मतलब एल वेक्टर क्या हो गया कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन, ये पूरा कंप्लीट वेक्टर कांस्टेंट प्रूव हो रहा है। इसका मतलब एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट भी कांस्टेंट रहेगा और एल वेक्टर का डायरेक्शन पार्ट भी रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए एक्सिस प्रीफर करना होगा कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम अबाउट एनी गिवन एक्सिस, then angular momentum of the system about that given axis will remain constant। तो वो एक्सिस क्या है, देखो अगर हम इसको एक्सिस लेंगे, इस पॉइंट को लेते हैं ऐसे, तो बोल फोर्स लगा आगे पीछे हुआ,
अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो इस एक्सिस के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। सोच लो, देखो बालक क्या बोल रहा है, नहीं लगा सकते हैं। ये कब लगेगा? अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तभी लगेगा। देखो अगर हम ये एक्सिस मानेगा तो आगे पीछे प्रोड्यूस किया, अब देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सटर्नल टॉर्क इसके अबाउट 0 है कि नॉट 0? नॉट 0, तो कैसे लगेगा? इस एक्सिस के अबाउट लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर इसको एक्सिस मानो तो, अरे बोलो बोलो, अगर इसको एक्सिस मानेगा तो फोर्स को आगे पीछे प्रोड्यूस करो, ये वाला फोर्स आगे पीछे प्रोड्यूस करने से यहीं से पास करेगा, हालांकि ये वाला फोर्स भी आगे पीछे प्रोड्यूस करने से यहीं पास करेगा। इसके बोर्ड लगा सकता है, यस। ये दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन इसके बोर्ड लगा सकता है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास किस लाइन के ऊपर होगा? उसी लाइन पे होगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास के बोर्ड भी कंजर्व करा सकता है क्या? यस, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड भी कंजर्व करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो उसी लाइन के ऊपर वो फॉल करेगा। अरे यार, सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का किधर होता है? ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब हम Q1 के अबाउट भी कंजर्व करा सकते हैं। अरे बोलो, Q2 के अबाउट करा सकता है। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करा सकता है? यस। इसका मतलब वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू Q1 or about an axis passing through Q2 or about an axis passing through center of mass or about an axis passing through, ये दोनों के बीच में कनेक्ट करके आगे पीछे प्रोड्यूस करा लो और वो पॉइंट शुड भी कहीं भी उसी के ऊपर। नहीं चमका? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? बट इस लाइन को छोड़ के किसी दूसरे के एक्सिस के अबाउट नहीं कंजर्व करा सकता है, क्योंकि व्हाट विल हैपन इन दैट केस? बोलो बोलो, क्या होगा? हाँ, एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर जनरेट हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तभी एल वेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन कंजर्वेशन ऑफ वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, we can apply conservation of angular momentum about an axis passing through either about Q1 or about Q2 or about center of mass or about center of mass or about any point on the line connecting Q1 and Q2 or any point about the line any point on the line connecting Q1 and Q2। बोलिए चमका कि नहीं चमका? क्योंकि सभी में ये देखो, इसको आगे पीछे प्रोड्यूस करो ना भाई साहब, सब में क्या होगा? देखो ये दोनों फोर्स कहीं भी ये वाला एक्सिस ले लो, ये पॉइंट को एक्सिस मानेंगे, बोल ये वाला फोर्स भी आगे पीछे प्रोड्यूस करने से पास कहां से किया? तो टॉर्क कितना? 0। ये फोर्स भी आगे पीछे प्रोड्यूस किया तो कहां से पास किया? तो टॉर्क कितना? तो टॉर्क 0 होगा तभी तो लगा सकता है। अगर टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कैसे लगा सकता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चैप्टर में याद करो 3 इंपॉर्टेंट लॉज है जो लगा के प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। क्या क्या? काफी, मतलब एरोड्रोम में, ग्रेविटेशन में बहुत मिलेगा, इसमें भी मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलता है। ठीक है, देखो पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंडीशन देख लो, ठीक, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये तीनों लगने का चांस होता है। ठीक है, और ज्यादातर अगर 2 पार्टिकल मूवेबल हो, 2 पार्टिकल अगर मूवेबल हो तो ऑलवेज प्रीफर सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कम आएगा, फटाफट जल्दी से बनेगा। नहीं चमका? क्या हुआ? क्या क्या लगा सकता है? पहला देखना पड़ेगा कंडीशन, कंडीशन कैसा है? कंडीशन सबका हम बता दिए थे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंडीशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन क्या होता है, और मैकेनिकल एनर्जी लगने का कंडीशन क्या होता है, वो याद करो। वही वाला बात, हम तो कम नहीं, कम तो हम नहीं, और हम किसी से कम नहीं, ये सारा बात जो है याद करो। ठीक है, तो सब ये तीनों इंपॉर्टेंट लॉज लगेगा इस चैप्टर में। लिख लो 3 इंपॉर्टेंट लॉज कैन बी एप्लीकेबल इन दिस चैप्टर।
पहला कंजर्वेशन हम बता दे रहे, अपने भाषाओं में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला देखो हम सुन लो, पहला देखो तीनों का कंडीशन हम लिखा दिए हैं, तीनों का कंडीशन। तो 3 इंपॉर्टेंट लॉ लग सकता है, कैन बी एप्लीकेबल। पहला क्या, कंजर्वेशन, बढ़िया से बोलो, कंजर्वेशन ऑफ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ। लेकिन सही कंडीशन रहे तो लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लगेगा ही, प्रॉपर कंडीशन फुलफिल होगा तभी तो लगेगा। ठीक है, तो सबका कंडीशन पता है, लिख लो अपनी भाषाओं में, ज्यादा याद रहेगा। क्या क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन नहीं होना चाहिए, ये सब मालूम है ना। अरे सिंपल सा चीज है, बहुत बड़ा बात है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए। और तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल बराबर क्या लिखता था, KF माइनस क्या, यार यही लिखता था ना। तो देखो वर्क शुड बी ओनली डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू KF माइनस क्या है, बस हो तो गया। वर्क डन जो है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का होना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव ही होता है। बाकी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, खत्म। ठीक है, तो ये तीनों लॉ इसमें लगता है। और याद मतलब कोशिश करना कि अगर 2 पॉइंट चार्ज फ्री हो तो ऑलवेज प्रीफर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो सी फ्रेम का एक क्वेश्चन हम बता देंगे, क्योंकि वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाना रहता है। तो अभी तो मैं एक मैकेनिकल एनर्जी पढ़े नहीं है, तो इस हिसाब से तुम्हारा अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको आने दो, हम बता देंगे 1-2 क्वेश्चन पे रिलेटेड। क्लियर, समझ में आया। तो क्या 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए और ये 0। वर्क शुड बी ओनली डन बाय व्हाट, बस तीनों का कंडीशन क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फटाक से। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग इंपॉर्टेंट बात 2-3-4 याद हो गया। किस कंडीशन में कूलम्स लॉ लगाते हैं, हाँ पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड पार्ट K Q1 Q2 बाई R²। ये सेंट्रल फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर एक्ट करता है ये पता हो गया। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब देखो वेक्टर के फॉर्म में देखो क्या है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के फॉर्म में मतलब हम लोग डायरेक्शन वगैरह सब इसमें मेंशन करेंगे। जैसे मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस Q1 और प्लस Q2, सेम साइन के ऑपोजिट साइन, सेम साइन, सेम नेचर, सेम साइन, बात बराबर, सब एक ही चीज है, पर्यायवाची सब। क्या क्या, सेम नेचर, सेम साइन, या सिमिलर चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर ये प्लस Q1 प्लस Q2 नहीं भी रहेगा ना, देखो अगर मान लो ये नहीं भी रहेगा, और अगर हम ऐसे लिख दें, केस 1 में मान लो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे केस 1, तो अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, देखो सेम साइन। नहीं, अगर ये भी प्लस ये भी प्लस, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दो चीज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव कब होता है, सेम साइन हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज वगैरह वगैरह। ठीक, अब बोलिए रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल की अट्रैक्ट, डल रिस्पॉन्स, रिपेल की अट्रैक्ट, रिपेल की अट्रैक्ट, मान लो दूरी r। ठीक, अब देखो ये जो रिपेल करेगा, तो इस पे हम लोग क्या लिखे, देखो इस पे फोर्स F12 लगेगा, बोल क्लियर, और इस पे फोर्स क्या लगेगा, F21। F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू, क्लियर। देखो जितना फोर्स 1 पे लगेगा 2 के चलते, उतना ही 2 पे लगेगा 1 के चलते। पहले हम 1 के ऊपर लिख रहे हैं 2 के चलते, तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोल क्लियर। यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बाई व्हाट, R²। अब ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये पार्ट क्या है। अब चूंकि हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वी हैव टू मेंशन डायरेक्शन ऑल्सो। अरे यार, वी हैव टू पुट ऑल्सो
डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, 11th वाला बात यह है, यूनिट वेक्टर। क्या यूज करता था? अब देखो अगर रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा ना, क्योंकि इसमें फोर्स इधर लगेगा और इसमें फोर्स इधर लगेगा, तो रिपेल करेगा तो जाएगा इधर। अब ये इधर जाएगा तो हम यही सब सिंबल के रिस्पेक्ट में सारा चीज यूज करेंगे। तो डायरेक्शन होगा, ये इधर हो रहा है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों Q1 Q2 का हेल्प ले रहे हैं, तो 2 से 1 की तरफ क्या यूज कर सकते हैं, 2 से 1 की तरफ। मतलब ये यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करेंगे। देखो डायरेक्शन के लिए, देख ये 2 1 का मतलब क्या होता है, दिस इज अ व्हाट, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, जो क्या बताता है, किधर से किधर, डेल रिस्पॉन्स दे रहा है। ये क्या है, जो क्या बताता है, किधर से किधर, 2 से। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, और ये डायरेक्शन क्या लिखेगा, नहीं चमका, ये मैग्नीट्यूड पार्ट और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डायरेक्शन। बोल क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, नहीं समझा ये वाला, नहीं, अरे बोलो, समझ में आया ना? अब देख F21 क्या लिखेगा, F21 मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा कि अलग, तो बोल क्या लिखेगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अरे बोलो, उसके बाद देखो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन किधर होगा, 1 से 1 से 1 से, तो क्या लिखेगा, ऐसे। क्लियर? तो बोल यहां क्या मेंशन करेंगे, R1। ठीक है, अब देखो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होता है, क्या होता है, और पर्पस, हाँ, टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, किसी भी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहां से भी हम लोग को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, F12 ये भी पता चल जा रहा है कि माइनस ऑफ F21। देख सीबीएसई में 1 नंबर में पूछता, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाँ, सिमिलर चार्जेस। ये बता रहा है कि दोनों चार्ज सिमिलर लाइक है, सिमिलर है, सेम काइंड का है, सेम नेचर का है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं चमका, अरे बोलो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे, वेक्टर फॉर्म Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। केस 2 बोल क्या लिखे, केस 2 केस 2 केस 2। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 Q2 लेस देन 0। क्या लिखेगा, ठीक है, इसको पहले उतारो, इसको अपने से लिखो फटाक से, इसको पहले उतारो, इसको अपने से लिखो फटाक से, ताकि याद रहे। हो गया, Q1 Q2 लेस देन 0, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अपोजिट काइंड का, अनलाइक चार्ज, डिसिमिलर चार्ज, अलग अलग नेचर का चार्ज, नहीं अपोजिट साइन का चार्ज। ठीक, लिखा। यहां पर क्या लिखेगा, सबको लिख रहा है Q1 और ये क्या Q2, प्लस Q1 और माइनस Q2 लिखने की जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, फोर्स किधर लगेगा, एक दूसरे की तरफ, क्या ऐसे दिखाया सबको, अरे बोलो, ऐसे दिखाया है, बोल F12 क्या लिखा, मैग्नीट्यूड वही के अलग, वही के अलग, तो बोल क्या लिखा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, हाँ क्या लिखेगा, R1 से 2 की तरफ, तो यहां पर R1 2। नहीं समझा, बोल इसके लिए क्या लिखेगा, R2 ऐसे, तो बोल यहाँ क्या, R12 ऐसे, और F21 क्या होगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या, R2।
सही है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, देखो ये तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन में देखो क्या है, सपोज दैट एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं और इधर जेड एक्सिस होगा। इसका कोऑर्डिनेट ऑरिजिन क्या होगा? 0 0 0। ठीक, मान लो दो पार्टिकल्स है Q1 Q2। ठीक, Q1 जो है A पे रखा हुआ है, अरे बोलो Q1 कहाँ रखा हुआ है, और Q2 मान लो B पे रखा हुआ है। ये A और B पॉइंट का नाम है जहां पर वो Q1 Q2 रखा हुआ है। ठीक, हम ये ले रहे हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। बोल क्या इसका सिग्निफिकेंस? बोलो बोलो, सेम साइन, रिपेल की अट्रैक्ट, रिपेल की अट्रैक्ट, रिपेल। तो बोलो 2 पे जो फोर्स लगेगा 1 के चलते, बोल क्या लिखेगा? मैग्नीट्यूड पार्ट बताओ। हाँ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डिस्टेंस A और B है तो क्या AB लिख दें? अरे बोलो, तो डिस्टेंस AB लिख दिए। बोल क्लियर? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि हम पोजीशन वेक्टर वेक्टर लिख रहे हैं तो वी हैव टू मेंशन डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? 1 से 2 की तरफ। क्या दिखाएगा? 1 से 2 के लिए हम लोग क्या प्रिफर करें? हाँ, यूनिट वेक्टर R12 लिख सकते हैं, या फिर हम अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। तो अल्फाबेट क्या लिख देंगे? क्या हम ऐसे लगा सकते हैं? देख तो, ये इसका मतलब क्या? ये कैप लगा दिए, दिस इज, बोलो बोलो बोलो, हाँ, ये क्या चीज के लिए? यूनिट वेक्टर, जो किधर से किधर। इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड ना, हाउ डू वी डिफाइन यूनिट वेक्टर? हाँ, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स। अब देखो ये बात समझ में आया? अब हम देखो ए बी कैप इक्वल टू क्या बोला? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स। तो क्या हम ए बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए बी लिख सकता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। या इसको देखो, ये ए बी का मैग्नीट्यूड है ना, इसको डिस्टेंस भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोल क्लियर? तो क्या हो जाएगा? देखो F21 इक्वल टू व्हाट? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या लिखेगा? देखो ए बी कैप है ना, ए बी कैप, यहाँ ए बी स्क्वायर है, और फिर क्या लिखेगा? ए बी वैक्टर बाई ए बी, या इसको मॉड ऑफ ए बी वैक्टर भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? बोल क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बोल क्या लिखेगा? F21, सबको बोलेगा, बोलो, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो। क्या लिखेगा? हाँ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बोल क्या लिखेंगे? हाँ, ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए बी का Q। ए बी क्या है? डिस्टेंस। व्हाट इज ए बी? ए बी बोल क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके और किसके बीच में? बिटवीन ए एंड, और ए रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ Q1 और बी पे रखा हुआ है Q2। क्लियर? नहीं समझा? अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसको, इसमें ट्रायंगल लॉ से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। हमारा टर्म क्या था? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर में देखो, ये ए है जो Q1 चार्ज रखा हुआ है। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? R1। ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 ले लेते हैं, और ये एक ए बी वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ए बी वेक्टर। देखो तो ये ट्रायंगल रूल आ रहा है इसमें। ये ओ ले लो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट?
वो भी वेक्टर। याद करो ट्रायंगल रूल, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होता था और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर होता था। जो सेम ऑर्डर में दो वेक्टर होता था उसी का रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर वाला होता था। अरे लिखते थे ना। तो बोल ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकता है? ट्रायंगल लॉ सब कोई बोलेगा व्हाट वी कैन राइट बाय ट्रायंगल लॉ। बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकता है ट्रायंगल लॉ से? ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हो? यही ना बना यार, यही ना। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। बोल क्या लिख सकता है? कौन कौन सा सेम ऑर्डर में है? कौन कौन सा सेम ऑर्डर में? ओ ए और ए बी सेम ऑर्डर में। कौन अपोजिट ऑर्डर में? कौन रिजल्टेंट कहलाएगा? कौन रिजल्टेंट कहलाएगा? किसका रिजल्टेंट कहलाएगा? ओ ए और तो बोल क्या लिखेगा? ओ ए वैक्टर प्लस बोल ए बी वैक्टर इक्वल टू व्हाट? ओ बी वैक्टर। कोई दिक्कत वाली बात? देख ए बी वैक्टर इक्वल टू व्हाट? ओ बी वैक्टर माइनस, कोई दिक्कत वाली बात? नाउ व्हाट इज ओ बी वैक्टर? ओ बी वैक्टर है क्या? देख, अरे बोलो क्या है? हाँ R2 वैक्टर माइनस, फिर बोलेगा R1 वैक्टर। ऐसे लिख सकते हैं। और इसका डिस्टेंस देखो, इसका मैग्नीट्यूड पर या तो ऐसे लिखो, इसका ये वाला डिस्टेंस इंडिकेट करेगा, या फिर ए बी, दोनों सेम कि अलग अलग? सेम। मॉड ऑफ ए बी वैक्टर या सिंपली ए बी या डिस्टेंस, इसको हम ऑल्सो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या है देख, मॉड ऑफ R2 माइनस ऐसे, ये डिस्टेंस भी आ जाता है। तुम चाहो तो डिस्टेंस में भी इसको डिराइव कर सकते हो। देखो डिस्टेंस का हम कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम देखो बता रहे हैं इसमें डिस्टेंस ये कैसे आ जाएगा। अगर देखा जाए तो देखो, कलर वाला चौक है क्या? देखो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए का, ए जहां Q1 रखा हुआ है वो ए है। ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 z1। ठीक, क्या है? x1 y1 z1। ये किसका कोऑर्डिनेट है? ए का या Q1 का? बी का कोऑर्डिनेट बताओ। x2 y2 और z2। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है? अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना तो बोल क्या लिखेगा? हाँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का। ये देखो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तेरा जो R2 है, देखो यहां पर R1 वेक्टर जो है वो क्या है? देखो R1 को क्या लिख सकता है? सब कोई बोलो। R1 वेक्टर कैन बी रिटन व्हाट? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 ऐसे है। बोल R2 वेक्टर क्या लिखेगा? डल रिस्पॉन्स कहाँ है? R2 वेक्टर, हाँ बोलो, हाँ बोलो x2 प्लस y2 प्लस z2 ऐसे। हमको यहाँ क्या लिखना? R2 वेक्टर माइनस, बोल R2 वेक्टर माइनस R1 क्या लिखेगा? हाँ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है यहां तक? अब यहां पर देखो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 है। अब i j k अगर रहे तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देख इसी की जगह देखो, यही ना है, यही मॉड ऑफ R2 माइनस, यही यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका मॉड क्या लिखेगा? यही इसका मॉड लिख रहे हैं, मतलब R2 माइनस R1 यही चीज का मॉड कर रहे हैं। तो बोल क्या लिखेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बोल क्या लिखेगा? बढ़िया से रिस्पॉन्स करो। z2 माइनस z1 का। देख ये डिस्टेंस आया ना, ये क्या है? आया बिल्कुल जो पढ़ा वो सब कुछ वही आ रहा है, वही आ रहा है ना। अब सारा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखो ये अंततः देखो क्या आएगा। देख अंततः देखो क्या आएगा, ये क्या लिखेगा?
F21 क्या लिखा है? F21 मतलब अभी 2 मिनट थोड़ा लिखते हैं। F21 क्या लिखेंगे बोल? F21 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू, हाँ बोल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाँ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? नीचे में देखो क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस का अगर वेक्टर में लिखेंगे ना, अगर यहाँ वेक्टर होगा तो यहाँ डिस्टेंस का क्यूब होगा, याद रखना। और यहाँ अगर वेक्टर नहीं लिखेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखे, यूनिट वेक्टर अगर लिखेंगे तो याद रखना डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ वेक्टर लिख दिए, दोनों गलत है कि सही है? दोनों सही है। अभी भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। यूनिट वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका पर्पस है क्या? टू शो द डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। बट पोजीशन वेक्टर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस का क्यूब, तो क्या हो गया? अभी भी ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका कोई डायमेंशन, तो ये अभी भी डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को अभी भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो F21 मतलब क्या हो गया? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख नीचे में क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस का क्यूब। व्हाट इज आवर डिस्टेंस? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इतना, और टोटल करके क्यूब कर देंगे। अच्छा इसको चाहो तो ऐसे करके 1/2 लिख सकता है। तो बोल यहाँ पर क्या लिखेगा? ठीक है, नीचे में क्या है? डिस्टेंस का, नीचे में क्या है? डिस्टेंस क्या है? यही ना? तो बोल क्या लिखेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर बोल y2 माइनस y1 का, फिर बोलो क्या लिखेगा? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हुआ क्या? हाँ, अभी इसमें 1/2 आएगा तो डिस्टेंस होगा, या तो रूट करो या अंडर रूट 1/2 करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, रूट करेंगे या 1/2, बात बराबर। बट यहाँ पर क्या है? क्यूब है। क्या है? तो क्यूब डाल दे क्या? तो यहाँ पर अब ये क्यूब आ जाएगा, तो 3/2 समझा कैसे आया? रूट वाला 1/2 और यहाँ क्यूब है तो क्यूब डाल दिए। फिर ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी वैक्टर है। ए बी नहीं, ए बी वैक्टर को क्या लिख सकते? ए बी वैक्टर देख कहाँ लिखे थे? ए बी वैक्टर R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। देखो क्या लिखा हुआ, हाँ क्या लिखा हुआ है? x2 माइनस x1 आई कैप। फिर बोल y2 माइनस y1, फिर बोल z2 माइनस z1 के कैप। देखो ये कंप्लीट तुम्हारा ठीक क्या चीज के फॉर्म में आया? ये डल रिस्पॉन्स, ये क्या चीज के फॉर्म में? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आया। क्या आया? क्या चीज में आया? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये भी होगा कि आई का जो कोफिशिएंट है वो फोर्स 2 के ऊपर बताएगा, 1 के ऊपर एक्स डायरेक्शन वाला। कौन वाला? एक्स डायरेक्शन। ठीक, जे का जो कोफिशिएंट है वो क्या बताएगा? वाई डायरेक्शन वाला। और के का कोफिशिएंट वाला। अब इसका देखो यूज क्या है, ऐसे 3D वाला जो प्रॉब्लम्स होता है उसको अच्छा यूज करेंगे, अगले क्लास में इसका यूज भी बताएंगे। बट अभी खाली समझने के लिए हम देखो ये बता रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा 2 के ऊपर 1 के चलते लिखे, उसी तरह 1 के ऊपर 2 के चलते भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरी सफिक्स ऑफ 2 विल बी रिप्लेस बाय सफिक्स 1 एंड 1 विल बी रिप्लेस बाय सफिक्स 2। बाकी यही चीज होगा। और ये सिंबल को हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। दिस टोटल शुड बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन। Q1 और Q2 को साइन के साथ यूज करना है। किसके साथ? इट शुड बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन। अब देखो इसका हम लोग एक क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो कि 2 पार्टिकल्स है Q1 Q2। ठीक, Q1 मान लो कितना ले लें? चलो 7 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। क्या ले लें? Q2 बोल कितना ले लें? 49 माइक्रोकूलम। ठीक, ये मान लो पॉइंट A पे रखा हुआ है और ये पॉइंट B पे रखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 8, 10।
किसका? ए का। बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बोलो 4 6 कुछ भी ले लें, 2 8 10 8 10 13, क्या ले लें? 8 10 13, ठीक। क्या डिस्टेंस निकाल सकता है? मान लो पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, सब प्रोसेस हम बोले मान लो ए बी, डिस्टेंस बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा? क्या पूछा? डिस्टेंस बताइए, फाइंड डिस्टेंस। और एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में रखा हुआ, डिस्टेंस क्या लिखे है बोल? 8 - 2 6 का स्क्वायर, क्या लिखेगा? हाँ 8 - 2 6 का स्क्वायर, फिर बोल 10 - 8 13 - 10, तो बोल कितना है? 36 + 4 40, 40 और 9 49 का परफेक्ट। अब समझ में मास्टर क्यों लिया था ऐसे? अरे बोलो, तो 7 मीटर विल बी डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड, बोल के अच्छा यूनिट, मान लो ये सब मीटर है तो मीटर होगा, यूनिट है तो यूनिट, या जो भी है किलोमीटर है तो किलोमीटर होगा। बोल क्लियर? डिस्टेंस निकला। अब क्या पूछा कि 1 2 के ऊपर 1 के चलते का मैग्नीट्यूड पार्ट लिखो, इन मैग्नीट्यूड पार्ट 2 के ऊपर किसका वाला? 1 के चलते, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले तो 9 × 10⁹ ऐसे ऐसे सिंपल वाला मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देते? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे कैसे निकाल देता? K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई K का वैल्यू इतना, फिर क्या हुआ? Q1 देख कितना है? 7, Q2 कितना? 49, Q1 Q2 यूनिट माइक्रो माइक्रो, तो 10⁻12 इंटू सॉरी 10 -6 × -6, बोल क्लियर? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो क्या लिखेगा? डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस कितना? हाँ तो 7 का 49, ये वाला 49 और ये वाला 49 कैंसिल, 9 × 7 63, और हाँ बोल 63 × 10⁻³ यूनिट बोलो फोर्स का, न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁻1 न्यूटन बराबर 10⁵ क्लियर? समझ में है? अब सुनो, हम लोग 2 के ऊपर फोर्स 1 के चलते इतना लगा, 1 के ऊपर 2 के चलते कितना लगता? सेम लगेगा, जितना ही 2 के ऊपर 1 के चलते उतना ही 1 के ऊपर 2 के चलते, क्लियर? अब बोलेगा एक्सप्रेस दिस फोर्स इन I, J एंड K फॉर्म। नहीं, क्या पूछा? एक्सप्रेस F21 इन I, J, K फॉर्म, मतलब यूनिट वेक्टर नोटेशन में। इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर नोटेशन में इसको क्या करना? एक्सप्रेस करना है, यूनिट वेक्टर नोटेशन, क्लियर? अब देख क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर नोटेशन में, देखो हम कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहां पर F21 I, J, K वाला कौन है? यही ना है, I, J, K, ठीक है। यहां क्या लिखेगा? Q1 Q2 बाई 4 5 एप्सिलॉन नॉट, बोल क्या लिखेंगे? बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, क्या लिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? बोलो बोलो बोलो, हाँ 9 × 10⁻, ये किसके जगह? हाँ K के जगह, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर। फिर क्या? Q1 Q2, Q1 कितना? 7 × 49 × 10⁻12, ऐसे है ना, इनटू, ये तो बड़ा ले लिया, ठीक है। इसी में घुसा है क्या? नीचे लिख दें, चलो यहां लिख रहे हैं F21 इक्वल टू कितना बोला? 9 × हाँ उसके बाद 7 ×
49 इंटू 10 टू द पावर -12। अब हमको क्या लिखना है, 2 का ऊपर 1 के चलते, 2 के ऊपर, तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लिखे, देखो यहां पर देख, 2 के ऊपर लिखा रहे हैं 1 के चलते, तो पहले कोऑर्डिनेट किसका, 2 का, फिर किसका, तो बोल क्या है यहाँ 2 ये है ना, यही तो है। तो ए बी डिस्टेंस निकला, 2 के ऊपर 1 का फोर्स मैग्नीट्यूड में निकला, उतना ही 1 के ऊपर 2 के चलते भी तो उतना ही होगा ना। तो F21 इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होगा, F12। बोल क्लियर। अब क्या है, किसका कोऑर्डिनेट पहले लिखेगा, यहाँ 2 लिख रहे हैं तो पहले कोऑर्डिनेट किसका, जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसी का कोऑर्डिनेट पहले, जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसी का कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोल, सबको बोलेगा, क्या लिखेगा, हाँ 8 - 2 6 आई कैप, नहीं 8 - लिख दे क्या, 8 - 2 आई कैप, फिर बोल 10 - 8 जे कैप, फिर बोलो 13 - 10 के कैप, ऐसे डिवाइडेड बाई क्या है, डिस्टेंस का क्यूब, क्या है डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में क्या था 7, तो यहाँ 7 का क्यूब। क्लियर, अरे बोलो। अब देखो 7 49, अरे साले तो मास्टर पहले से मालूम था क्या क्या कटेगा, है इजी कैलकुलेशन। तो बोल क्या लिखेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बाद बोल, अच्छा 9 ये -3 कर दें, -3 कर दे, बहुत बढ़िया, -3, फिर बोलो, हाँ 6 आई कैप, फिर बोलो, हाँ 2 जे कैप, फिर बोल 3 के कैप, फिर बोलो डिवाइडेड बाई, और क्या कुछ नहीं, होने बच रहा है ना, ठीक। अब क्या लिखे, आई जे के आ रहा है, 9 6 54 आई कैप, फिर बोल 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 के कैप, इंटू 10 टू द पावर, बोल कहाँ दिक्कत, न्यूटन, कहीं दिक्कत नहीं। तो क्या था क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन आई जे के, बोल आया, ठीक। तुम चाहो तो इसका मॉड ले लो, अगर इसका मॉड ले लेगा तो कॉमन, देखो मॉड ले लेगा तो देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, 9 ये तो पहले से लिया हुआ है, इसका अगर मॉड लेगा किसका, 6 आई कैप 2 जे कैप और 3 कैप का अगर मॉड लेगा तो क्या कहे, आई जे के का मॉड कैसे होता है, √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 36 और 4 40 और 9 49 का √7, तो ये 7 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और 9 7 आया। अरे यार चमका नहीं, क्या हुआ, ये हमको बताने का क्या, ये समझ में आ रहा है कि क्यों हम बता रहे हैं। अब एग्जाम में देखो क्या पूछेगा, एग्जाम में अगर इस टॉपिक से पूछता है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा राइट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, खाली एक्स वाला, एक्स कोऑर्डिनेट वाला, नहीं चमका। क्या पूछा क्वेश्चन, 2 के ऊपर 1 के चलते बताइए, पूरा नहीं सिर्फ एक्स वाला, तो बोल हाँ क्या लिखेगा, 2 का 1 के चलते कौन वाला, बोल क्या लिखेगा, हाँ 54 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन। अरे यार 2 के ऊपर 1 के चलते बोल वाई वाला, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। फिर 2 के ऊपर 1 के चलते जेड वाला, बोल क्या लिखेगा, ये वाला। चमका नहीं, क्या हुआ लगता है, अरे बोलो। तो इसका पर्पस समझ में आया, हमको कंपोनेंट में बहुत आसानी से 3D वाला बता देता है। सोच के देखो, अगर ये 3D में रहेगा तो वेरी डिफिकल्ट उसको एक्सप्रेस करने वैसे नॉर्मली, लेकिन अगर हम ये वाला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म वाला तो काफी आसानी से 3D विल बी ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड। कहाँ दिक्कत लग रहा है, पोजीशन वेक्टर वाला समझ में आया, ठीक है।
पोजीशन वेक्टर, अगर ये सीबीएसई में देखो बोर्ड लेवल में ये भी पूछता है, 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा, Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिखो, 2 के ऊपर 1 के चलते या 1 के ऊपर 2, और फिर उसी में पूछ देगा Q1 Q2 का सिग्निफिकेंस क्या है। बोल बनेगा, एक्स के डायरेक्शन में इस टाइप से सवाल बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, लिखो फटाक से। क्वेश्चन है, देखो ये बहुत पहले AIEEE में आया भी है। 2 पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, इसका साइज नहीं दिया हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, और दोनों जो है 1 मीटर के ऊपर सेपरेटेड। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? 1 मीटर। एंड Q1 एंड Q2 आर द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, लाइक चार्ज होगा रिपेल करेगा, अनलाइक होगा अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों के बीच में मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। ये दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स दोनों के बीच में क्या हो सकता है ये बताइए। दूरी कितना? 1 मीटर। Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मिनिमम फोर्स ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है ये बताइए, और वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक, देखो कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया? ऐसे फोर्स का वैल्यू कितना होता है? F बराबर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यही ना? फोर्स हमको निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ। 9 × 10⁻, Q1 Q2 चाहिए, R कितना दिया हुआ, तो Q1 Q2 चाहिए, तो क्या लेंगे? क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, या यूनिट कूलम चार्ज, सॉरी यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्योंकि देखो ये मिनिमम तभी होगा जब चार्ज मिनिमम हो। चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो Q1 और Q2 के जगह हम लोग क्या लेंगे? तो मिनिमम निकालने के लिए वी शुड टेक Q1 Q2 बराबर 1.6 × 10⁻। क्लियर? ये हम क्यों ले रहे हैं बोलो तो? ये मिनिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा। अरे यार, ये मिनिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, दोनों इंडिविजुअली मिनिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा। तो बोल क्या लिखेगा? Q1 Q2 बाई R²। अब ये मिनिमम हमको निकालना है, तो बोल क्या लिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या? हाँ, 9 × 10⁻⁹। नाउ व्हाट इज Q1? 10⁻⁻, -19। कोई दिक्कत? Q2 भी उतना ही, क्या स्क्वायर कर दे, क्या डिवाइडेड बाई बोल? हाँ, 1 का स्क्वायर बोल आया। अब 1.6 का स्क्वायर 2.56 × 9, बताओ तो कितना है? हाँ, 23.04 ऐसे इंटू 10⁻, -19 दूनी 38, 38 में से 9 गया, माइनस की प्लस, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। इतना 1 मीटर में कम से कम फोर्स लगेगा, इससे कम लग सकता है क्या? अरे बोलो हाँ, इससे कम लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इससे कम फोर्स, इससे कम फोर्स लगने का मतलब चार्ज का फ्रैक्शन होना, जो कि पॉसिबल मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इतना ही ले सकते हैं, क्वार्क हम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इसका हाईएस्ट वैल्यू पूछ सकता है, अगर पूछता तो कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट का कोई लिमिटेशन, लेकिन लोवेस्ट का लिमिटेशन है। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस में 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग बताएंगे बहुत सारा प्रॉपर्टी कूलम्बिक फोर्स का। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना कूलम्ब लॉ लगाने का, वो 1 फर्मी होना चाहिए। 1 फर्मी से अगर कम हो जाता है ना, तो नॉर्मली न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है, जो डोमिनेटिंग हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है कूलम्बिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो सब में ज़्यादातर केस में देखना, डिस्टेंस मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन कितना? 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी। इस तरह का छोटा छोटा सवाल बना सकता है, बोल बना सकता है कि नहीं? 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, कुछ भी कोई सवाल। इनवर्स स्क्वायर लॉ, यस। 2 पार्टिकल अगर होगा,
अच्छा एक चीज बताओ, मान लो एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, एक प्लस क्यू है, ये फिक्स्ड है और ये फ्री है और इसको रिलीज किया गया। बोल ये दोनों के बीच में फोर्स, समझा, ये फिक्स्ड है वो फ्री है, चार्ज प्लस क्यू है और मास कितना है m, ठीक। बोल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, दूर भागेगा पास आएगा, दूर भागेगा पास आएगा। अभी दूरी कितना है? तो मान लो अभी दूरी है r, दूर भागेगा पास आएगा, दूर भागेगा। क्लियर? दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा कि अलग अलग? सेम मैग्नीट्यूड, बट एक भागेगा एक नहीं भागेगा। क्यों? हाँ, एक फिक्स्ड है दूसरा फ्री टू मूव है। कौन भागेगा? तो क्या धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन फोर्स तो धीरे धीरे घटेगा, तो स्पीड बढ़ सकता है क्या? ये मास्टर क्या पूछ रहा है? क्या स्पीड बढ़ेगा हमेशा? सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, क्योंकि फोर्स का अमाउंट कम होगा, बट फोर्स तो लगातार लग ही रहा है ना यार। नहीं समझा? क्या फोर्स का अमाउंट कम हो रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा। जैसे शुरू में एक्सेलरेशन 10 है, 10 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 8 होगा, तो 10 बोले तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। जब 9 हो गया तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ा, फिर 8 हो गया तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ा। तो ये बढ़ने का जो रफ्तार है ये कम होगा, बट लगातार स्पीड, जब तक फोर्स का आतंक रहेगा तब तक स्पीड बढ़ता रहेगा। नहीं, फोर्स का कितना रोल? 4 रोल। इट कैन चेंज स्पीड ओनली, इट कैन चेंज डायरेक्शन ओनली, इट कैन चेंज दोनों, स्पीड और डायरेक्शन दोनों, एंड इट कैन चेंज शेप और साइज भी ऑल्सो। नहीं, स्माइल बॉल है, दबा दो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। बोल क्लियर? क्वेश्चन देखो बहुत तरह से पूछ सकता है। बोलेगा कि रिलीज कर दिए रेस्ट में, बताओ स्पीड कितना होगा व्हेन डिस्टेंस बिकम 5r। बताओ स्पीड क्या होगा व्हेन डिस्टेंस बिकम इन्फिनिटी, या दोनों के बीच में दूरी इनफाइनाइट या लार्ज, या बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा। क्लियर? तो मान लो 2 सवाल पूछ दिए, चलो समझने के लिए। फाइंड द, कैसे बनाते हैं ये हम अप्रोच खाली बता रहे हैं। फाइंड द स्पीड and time taken when distance becomes कितना? पहला क्वेश्चन नंबर 5r और दूसरा लार्ज। बोल क्लियर? एक चीज बताओ, कैन वी अप्लाई काइनेमेटिक्स? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। क्या दिक्कत है काइनेमेटिक्स लगाने में? हाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो फिर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब v बराबर u प्लस ए टी नहीं लगेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s लगेगा नहीं लगेगा, एस एन एथ वाला लगेगा नहीं लगेगा। ये कब लगता है? कब लगता है? जब एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो। क्या यहाँ एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है? क्या फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा फोर्स का स्ट्रेंथ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो सवाल नहीं बनेगा। कि बन जाएगा? ऐसे सवाल कैसे बनाया जाता है? कैलकुलस से। बहुत बढ़िया, शानदार है। कैसे बनाते हैं? कैलकुलस का रूल क्या है कि देखो, दूरी तो शुरू में r है, तो एक इंस्टेंटेनियस दूरी x ले लो। क्या ले लो? x r से बड़ा ले लो। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है r और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स लिखो। तो मान लो कि सपोज एक तो फिक्स्ड है यार, फिक्स्ड कौन वाला है? q नॉट। फ्री कौन है? q। तो मान लो इंस्टेंटेनियसली सपोज x दूरी पे है और उस वक्त वेलोसिटी v ले लो। कितना स्पीड हो गया? v। v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज क्या? v इज व्हाट? किस वक्त? जब दूरी क्या हो गया दोनों के बीच में। अब x का वैल्यू, तो x दूरी पे फोर्स क्या ले गया? k, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। q नॉट q2 चेंज होगा क्या? और इसमें एक चीज और हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बताओ तो कौन सा चीज? क्या ये पार्टिकल मूव कर रहा है? यस। मैग्नेटिक फोर्स हो रहा होगा? यस। उस फोर्स को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो।
क्योंकि कूलम्बिक फोर्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन पार्टिकल्स आर व्हाट, लेकिन जहां मोशन में है तो ये याद रखना, एज्यूम करना है, ठीक। तो क्या होगा देखो, क्यू नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब एफ के जगह क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, अरे यार, और ए का वैल्यू 2 ठो होता है, एक भी डीवी बाई डी एक्स और एक डीवी बाई, तो भी डीवी बाई डी एक्स तब यूज होगा जब हमको डिस्टेंस वगैरह को डील करना हो, और टाइम डील करना हो तो क्या लिखेगा, डीवी बाई। अब देखो क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो पहले स्पीड निकालना है। हालांकि ये जो स्पीड वाला जो पार्ट है हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके काफ़ी आसानी से डील कर लेते हैं, बट यहाँ मेरा मेन पर्पस ये तुमको बताना है कि फोर्स इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो डोंट अप्लाई काइनेमेटिक्स फार्मूला। मेरा यही बताने का पर्पस है कि बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, वो गलत चीज़ हो जाएगा। गलत क्या है उसमें, काइनेमेटिक्स फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या लिखेगा, तो एफ की जगह तो मान लो एम, एफ की जगह एम भी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, बोल क्लियर। तो भी डीवी इक्वल टू क्या लिखेगा, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा डी एक्स। अरे बोलो, अब हमको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर इस तरह का जब भी डीवी डीएक्स वाला बात आ जाए तो मन में क्या ख्याल आना चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए कि इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब देख लिमिट कैसे लेगा, ये रिलीज है तो इधर x है इधर v है, तो x के किस वैल्यू पे रेस्ट में है, 0। सुन लो, x बराबर r पे, x बराबर r पे, x बराबर r, तो ये रिलीज लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पीड कितना, अरे बोलो क्या लिखा, कुछ स्पीड टाइम पूछा कब, व्हेन डिस्टेंस बिकम कितना, तो x बराबर 5r पे हमको क्या पूछ दिया। बाकी अगर यहां से सवाल तेरा नहीं बनता है तो क्या गड़बड़, फिजिक्स की मैथ्स, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन है जो कि बिल्कुल क्या है कैलकुलस, और इसमें भाई साहब अच्छा वाला कैलकुलस भी आ रहा है। देख ये तो आसान है, टाइम निकालना जब होगा तो अच्छा वाला कैलकुलस आएगा। यहाँ तो बहुत आसान, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, -1 बाई एक्स क्या होगा, अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट, बाकी तुम्हारा टैलेंट नहीं, ऐसे करके हम एक तो बता दे रहे हैं, भी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेगा इतना ही आएगा, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बाहर आएगा, -1 बाई एक्स, अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट। सुनो, माइनस को अगर हटाएंगे तो अपर हो जाएगा r, नीचे हो जाएगा 5r, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई 5r, एलसीएम लो, 5r माइनस r, ऊपर में क्या बचेगा, नीचे में 5r का स्क्वायर, ऊपर का r कि नीचे का r कटेगा, तो बोल कितना आएगा, और ये 2 काट दे क्या, तो ये 2 कटा तो v बराबर अंडर रूट, बोल क्या लिखेगा, q q नॉट बाई 2 ना, इधर कितना बोला 4 बाई 5r, तो 4 और ये 2 बचा, तो कितना बचा, ऊपर में कितना फाइनल बताओ, क्या बचा 2, तो ये 2 यहाँ लिख दें बाई पाई, अच्छा नीचे में क्या बचा 5, वेरी गुड, बहुत शानदार, 5 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ऐसे क्या r, ऊपर के नीचे, बहुत बढ़िया। ये कैलकुलस आता है ये वाला तो बन गया, नहीं आता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। अरे बोलो, ये स्पीड आया, फिर क्या पूछा, टाइम पूछ दिया, क्या पूछा, जब टाइम निकालना तो क्या लिखेगा, ए की जगह dv बाई, तो यहाँ dv बाई इक्वल टू है ना m dv बाई dt, क्या होगा q q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट, देख रहा है एक्स स्क्वायर है, ये dt यहाँ जाएगा, देखो 3 वेरिएबल घुस गया, नहीं क्या क्या, वेलोसिटी टाइम एक्स। अब जिसका कैलकुलस अच्छा होगा वही बनाएगा। देखो करना क्या है, काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो याद करो, काइनेमेटिक्स में 4 पैरामीटर आता है, क्या क्या, v a x t,
4 टर्म आता है, 1 2 3 4, 4 टर्म है तो कितना रिलेशन बनता है? 6, 4C2 कितना रिलेशन बनता है? 6 में आपस में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कैसे कहाँ से होता है ये सारा हम काइनेमेटिक्स में बताए थे। अब यहाँ सवाल कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करो कि देखो यहाँ तो 3 वेरिएबल आ गया ना, v आ गया, x आ गया, t आ गया। तो सबसे पहले क्या करो कि कैलकुलेट v एज ए फंक्शन ऑफ x। निकाल सकता है? देखो कैसे निकालेगा। x के r पर वेलोसिटी 0 और x के x पर 5r पे नहीं, x के x पे वेलोसिटी v मान लो। नहीं चमका क्या हुआ? x के r पे वेलोसिटी 0 नोन, और ये वाला क्वेश्चन था स्पीड निकालना, तो x के 5r पे स्पीड तो निकल गया। बट नाउ अब एज्यूम x के x पे फाइंड v, क्या v, तो वो v निकलेगा। वो जो भाई साहब v निकलेगा वो एज ए फंक्शन ऑफ x निकलेगा कि नहीं? नहीं चमका क्या हुआ? जो भी निकलेगा तो ऊपर में पता है क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा ये r और नीचे में 5r की जगह क्या हो जाएगा? x। तो 1/r माइनस 1/x, तो ऊपर में x माइनस r/xr होगा, ऐसा टाइप का। तो उस तरह से x के रेस्पेक्ट में भी निकलेगा, और अब v के जगह लिखेगा dx/dt। नहीं, अब जाके इंटीग्रेट करेगा तब जाके आंसर आएगा। समझा? इतना लंबा सॉल्व करेगा तब जाके है। हालांकि इस तरह का सवाल नहीं आता है, बट फिर भी आ जाए तो कैसे बनाना है कोई खास बात। फिर डिस्टेंस बिकम इन्फिनिटी तो भी बन जाएगा। तो हालांकि स्पीड वाला पार्ट आता है जो कि आसानी से हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बना सकते हैं, बट हमारा मेन पर्पस यहाँ पर बनाने का क्या था कि नेवर अप्लाई काइनेमेटिक्स फॉर्मूला। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। बोल चमका है यहाँ तक? बोल कष्ट वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर? चलो